सभी विद्वान साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम एक नई शुरुआत के तहत हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अपने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से हम पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके महत्वपूर्ण फैक्ट जो नोट्स के रूप में अपने बना सकते हैं, उनको मैंने बनाया है। तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हम पढ़ेंगे, आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। खास करके जो स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड जो भविष्य में आने वाली है, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको यह वीडियो आप शेयर भी करें। यदि वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लगातार ये क्लासें हैं वो जारी रखेंगे, जिसके अंतर्गत हम रोज़ाना लगभग 15 से 20 मिनट की क्लासें हैं वो नियमित रूप से रखने की कोशिश करेंगे। और यह निर्भर करेगा कि वीडियो का रिस्पॉन्स है वो किस प्रकार का रहता है, ये आपको कितना पसंद है वो आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो सबसे पहले दोस्तों, इतिहास की जो परिभाषा है उसके बारे में अपने देखेंगे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था या फिर ऐसा ही हुआ। यानी इतिहास क्या है कि ऐसा ही था, जो पुराने समय में जो बीत गया वो, और ऐसा ही हुआ यानी कैसा था और कैसा हुआ था, ये सब बातें हैं वो इतिहास का हिस्सा होती है। जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है वह इतिहास है। ये तो आप जानते हैं कि जो चीज़ बीत चुकी है और कोई कार्य है उसकी समाप्ति हो चुकी है, वो अब इतिहास है वो बन चुका है। या फिर आप देख सकते हैं कि इतिहास है वो एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा है वो देता है। यानी इतिहास हमें विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जो पीछे घटित हुआ है उसके बारे में हमें शिक्षा देता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए कि इतिहास की परिभाषा के बाद में है साहित्य की परिभाषा। तो साहित्य है वो क्या है? मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। यानी जो अपने समाज में जो सांस्कृतिक मूल्य है, तो उनका जो विश्लेषण, यानी उनका किस प्रकार से वो निर्वहन किए जा रहे हैं आदि से संबंधित जो अपनी जो भावना है वो साहित्य कहलाती है। तो साहित्य और इतिहास का आपस में संबंध है वो किस प्रकार से है वो आप अपने यहाँ पर देखेंगे। साहित्य और इतिहास सामान्यतः राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को इतिहास है वो समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु साहित्य सहित सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिनका इतिहास से संबंध है वो न हो। यानी कि साहित्य के साथ सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका इतिहास से है वो संबंध न हो। यानी साहित्य और इतिहास है वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद में आगे देखिए, साहित्य इतिहास के अंतर्गत साहित्य रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाता है। साहित्य इतिहास को समझने के लिए रचयिताओं तथा उनसे संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों और परंपराओं को समझना भी आवश्यक होता है। यहाँ पर जो साहित्य इतिहास है वो शब्द लिखा है, इसकी यदि अपने संधि विच्छेद करें इसका, तो साहित्य अध्ययन इतिहास, इसमें है वो गुण संधि हो गई है, ई से है वो ए बन गया है। तो साहित्य इतिहास इसका वो संधि हो जाएगी, साहित्य अध्ययन इतिहास, साहित्य इतिहास। इसके बाद में आप आगे देखिए, अतः साहित्य इतिहास का अध्ययन भी तात्कालिक राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। तो एक प्रमुख कथन है वो अपने यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साहित्य के इतिहास या साहित्य इतिहास से संबंधित ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह परिभाषा
काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये परिभाषा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। साहित्य इतिहास से संबंधित इन्होंने बताया है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित है वो प्रतिबिंब होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच विद्वान यानी जो फ्रेंच के विद्वान हैं कौन, तेन। फ्रेंच विद्वान तेन के अनुसार साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व है वो सक्रिय रहते हैं। और ये 3 तत्व कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है जाति, दूसरा है वातावरण और तीसरा है क्षण विशेष। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, तेन क्षणवाजा। यानी यहाँ पर जो तेन है वो तो आगे इतिहासकार, इनका नाम तेन है। और क्षण में हो गया क्षण विशेष, और वाजा में वा से हो गया वातावरण, और जा से हो गया जाति। तो यानी जो तेन के जो 3 तत्व है साहित्य की प्रवृत्तियों में, तो वो ट्रिक है तेन क्षण वाजा। यानी तेन की तरफ से क्षण, वातावरण और जाति, ये 3 तत्व है वो सक्रिय रहते हुए बताए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हडसन का विचार साहित्य के संबंधित किस प्रकार का है। तो हडसन ने तेन की आलोचना करते हुए कहा कि तेन ने साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की उपेक्षा की है। इसके बाद में है नगेंद्र के विचार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित 5 तत्वों, तेन ने कितने बताए थे, 3, कौन कौन से, जाति, वातावरण और क्षण। और इन्होंने 5 तत्व है वो साहित्य की विकास की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए जो बताए हैं वो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। पहला तत्व है इनका सृजन शक्ति, यानी साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का इसे पता चलता है सृजन शक्ति से। और दूसरा इनका जो तत्व है वो हो जाएगा वातावरण, यानी युगीन परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ और चेतना उस समय कैसी थी, इनका पता है वो वातावरण से चलता है। तीसरा है संतुलन, और चौथा इनका तत्व है परंपरा, और परंपरा के अंतर्गत साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं उस समय कैसी थी उनका पता चलता है। और 5वां तत्व है द्वंद्व। तो इनकी मैंने ट्रिक बना रखी है, सवा संपद नगेंद्र, यानी पहले जो स है इससे बन गया सृजन शक्ति, और वास है वातावरण, और तीसरा है स जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो इससे बन गया संतुलन, और पैसे परंपरा, और दय से द्वंद्व। तो सवा संपद है वो नगेंद्र के साहित्य इतिहास से संबंधित जो 5 तत्व हैं उनकी ट्रिक है सवा संपत्त। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए अपने दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और वीडियो को आप पूरा देखें। नेक्स्ट है अपने साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं दोस्तों, उनके बारे में अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली अपनी जो पद्धति है वो है वर्णानुक्रम या एकारादि क्रम पद्धति, यानी वर्ण के क्रमानुसार, या फिर इसको बोल सकते हैं कि पहले ए फिर क फिर रे, यानी एकारादि पद्धति भी इसको कहा जाता है, और वर्णानुक्रम पद्धति भी है वो इसको कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस पद्धति में साहित्यकारों का विभाजन काल क्रमानुसार न होकर के वर्णमाला के अनुसार होता है, और यह कोई वैज्ञानिक पद्धति है वो नहीं है वर्णानुक्रम पद्धति, क्योंकि इसमें जो साहित्यकार हैं उनके नाम है वो वर्ण क्रम के अनुसार आते हैं। तो उससे आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, इनसे संबंधित जो विभाजन होता है वो नहीं हो पाता है। तो इसके बाद में आप आगे देखिए, नेक्स्ट है अपने गारसा दैतासी व शिव सिंह सेंगर,
गारसा देतासी और शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ की यही पद्धति है। कौन सी पद्धति? वर्णानुक्रम या एकारादि पद्धति है वो गारसा देतासी और शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ की पद्धति है। इसके बाद में दूसरी पद्धति कौन सी है वो अपने देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अपने दूसरी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। दूसरी पद्धति कौन सी है? कालानुक्रम पद्धति। तो दोस्तों इस पद्धति में साहित्यकारों के जन्म काल को आधार बनाकर क्रम निर्धारण किया जाता है। यानी जो साहित्यकार हैं उनका जन्म किस काल में हुआ था, उनके जो जन्म काल का जो क्रम है उसी को आधार बना करके जो साहित्य लिखने की जो पद्धति है उसका विकास है वो इसके तहत है वो किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने नोट लगा करके लिखा है कि ग्रियर्सन व मिस्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथों की यही पद्धति है। यहाँ से क्वेश्चन है वो काफ़ी बार है वो पूछा जाता है कि ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथों की पद्धति कौन सी है? तो ये कालानुक्रम पद्धति है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। इसके बाद में अपने जो तीसरी पद्धति है वो देखते हैं। तो दोस्तों तीसरी पद्धति है अपने वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहासकार तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और इस पद्धति में प्रवृत्ति विश्लेषण का अभाव है वो रहता है। यानी ये वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें इतिहासकार जो वर्णानुक्रम और जो अभी अपने कालानुक्रम पद्धति उसके अलावा यानी इन तथ्यों से अलग रह करके तथ्य है वो संकलन करता है। तो इस पद्धति की एक कमी यह भी है कि इस पद्धति में प्रवृत्ति विश्लेषण का अभाव है वो रहता है। नेक्स्ट अपनी पद्धति है दोस्तों 4 नंबर पर विधेयवादी पद्धति। 4 नंबर पे है अपने विधेयवादी पद्धति। यह सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। क्या है दोस्तों? यह साहित्य इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इस पद्धति के जन्मदाता बेने माने जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता बेने है वो माने जाते हैं। कवियों के काल क्रमानुसार विवेचन के साथ ही उस काल की प्रवृत्तियों का विवेचन भी किया जाता है। हिंदी में इस पद्धति को प्रयोग में लाने का श्रेय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। तो जो विधेयवादी पद्धति है इसको प्रयोग में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। तो इसमें मैंने नोट लगा करके यहाँ पर जो लिखा है वो भी आप देख सकते हैं। शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है वो इसी पद्धति पर आधारित है। यानी यदि आप उससे पूछे कि जो शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है वो कौन सी पद्धति पर आधारित है तो ये विधेयवादी पद्धति पर है वो आधारित है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की परंपराएं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों के साथ जो हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास की जो परंपराएं हैं वो किस प्रकार से हैं। इसमें पढ़ते हैं अपने कि सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं सदी से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? सामान्यतः 19वीं सदी से। किंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त होती है। यानी सामान्यतः अपने 19वीं सदी से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को मानते हैं, लेकिन इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं हैं वैसी प्राप्त होती हैं जिनमें कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है। तो वो रचनाएं कौन कौन सी है जो कि 19वीं सदी से पहले भी हिंदी साहित्य से संबंध रखती हैं, तो वो देखते हैं अपने। तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले है 84 वैष्णव की वार्ता। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसका रचना काल है 1625 विक्रम संवत जो कि गोकुलनाथ की रचना है। और इसी के साथ है 252 वैष्णव की वार्ता। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और काफ़ी बार है वो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इसी का जो रचना काल है वो 1625 विक्रम संवत है और ये भी गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये 19वीं शताब्दी से पहले की रचनाएं हैं। इसके बाद में है भक्तमाल जो कि 1642 विक्रमी संवत। यहाँ पर आप गौर करें विक्रमी संवत है वो इनके आगे लिखा हुआ है न कि ईस्वी सन। तो भक्तमाल रचना है वो 1642 विक्रमी संवत में
नाभा दास के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कालिदास हजारा, जो कि 1775 विक्रमी संवत में कालिदास त्रिवेदी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं काव्य निर्णय। काव्य निर्णय है दोस्तों 1782 विक्रमी संवत में लिखी गई थी भिखारीदास के द्वारा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद में है भक्त नामावली, जो कि 1698 विक्रमी संवत में लिखी गई थी ध्रुवदास के द्वारा। और कवि नामावली, जो कि 1810 विक्रमी संवत में सूदन कवि के द्वारा है वो लिखी गई थी। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट है राग कल्पद्रुम। तो दोस्तों जो राग कल्पद्रुम है ये 1900 विक्रमी संवत में लिखी गई थी कृष्णानंद व्यास के द्वारा। इसके बाद में है विचित्रोपदेश, 1944 विक्रमी संवत कक छेदी तिवारी के द्वारा ये रचना है वो लिखी गई थी। इसके बाद में है मूल गोसाई चरित, जो कि 1687 विक्रमी संवत में बाबा बेनी माधवदास के द्वारा लिखी गई थी। और इसके बाद में है कवि रत्नमाला, 1968 ईस्वी मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा यह रचना लिखी गई थी। कौन सी? कवि रत्नमाला। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपने कवि नामावली है, जो दोस्तों 1810 विक्रमी संवत सूदन के द्वारा है। और कवि रत्नमाला है वो 1968 ईस्वी में मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है सुक्ति सरोवर। तो दोस्तों जो सुक्ति सरोवर है वो लाला भगवान दीन के द्वारा लिखी गई रचना है। इसके बाद में नेक्स्ट है सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिट। तो ये जो रचना है दोस्तों लाला सीताराम के द्वारा लिखी गई है। थोड़ा सा पेज में जो उस साइड का जो अक्षर है वो भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट है कबीर एंड दी पंथ। दोस्तों तो ये रचना है वो 1964 ईस्वी में लिखी गई है, जो कि बेसकट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट रचना है 19वीं शताब्दी से जो पहले की रचनाएं हैं कुछ उनके बारे में अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है अपना हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। ये 1940 विक्रमी संवत में लिखी गई थी मोनियर विलियम के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट है अपने गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगी जी, 1955 में लिखी गई थी ब्रिक्स के द्वारा। और इसके बाद में है भाषा काव्य संग्रह, जो कि 1932 में लिखी गई थी महेश दत्त के द्वारा। अब अपने चलते हैं दोस्तों जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं और उनके जो लेखक हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों अपने शुरू करते हैं गारसा देतासी से, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली कड़ी यहाँ से शुरू होती है। तो एक नंबर पे अपने गारसा देतासी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी रचना है दोस्तों इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये इनकी रचना का नाम है, जो कि 1839 से लेकर के 1847 के बीच है वो लिखी गई थी। और लेखक आप देख ही रहे हैं गारसा देतासी है। और इस रचना की जो भाषा है जो फ्रेंच है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो गारसा देतासी की जो रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। और इस रचना का जो प्रकाशन करने वाली जो संस्था है या एक तरह से आप कह सकते हैं जो एजेंसी है वो है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। इसके द्वारा इस रचना को है वो लिखा गया है। गारसा देतासी की जो रचना है इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो दोस्तों इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। तो इसके दो भाग हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसके जो संस्करण है वो दोस्तों दो संस्करण है। इसके दो संस्करणों में यह रचना प्रकाशित हुई थी। तो इसमें जो पहला संस्करण था वो 1839 में प्रकाशित हुआ था। पहले संस्करण का पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ। और पहले संस्करण का जो दूसरा भाग है वो 1847 में प्रकाशित हुआ। यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद में इसका जो दूसरा संस्करण है वो दोस्तों उस दूसरे संस्करण में 3 भाग है वो प्रकाशित। दूसरा संस्करण यानी कह सकते हैं कि 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो उसमें जो पहला और दूसरा भाग था दूसरे संस्करण का वो 1870 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है।
और इसका जो तीसरा भाग है जो दूसरे संस्करण का वो 1871 में प्रकाशित हुआ था। अपने जो ऊपर अभी पढ़ा था कि 1839 से 47 तक, तो यहाँ पर ये पहले भाग की जो तारीखें हैं वो दी गई हैं, तो आप इनका थोड़ा ध्यान रखें। और जो दूसरा संस्करण था वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला और दूसरा भाग 1870 में और तीसरा भाग है वो दूसरे संस्करण का 1871 में प्रकाशित हुआ। और इसकी जो पद्धति है वो आप जानते हैं कि जो पहली पद्धति है इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम, यही है वो इनकी गारसा देतासी की जो रचना है उनकी वर्णानुक्रम पद्धति है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपने कवियों की संख्या के ऊपर, जैसे रचना के अंदर कितने कितने कवि हैं वो किस भाषा के हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो मूल रचना है गारसा देतासी की, तो इस मूल रचना में 738 है वो कुल कवि है। कितने? 738 कुल कवि थे इसमें, जिसमें हिंदी के 72 कवि है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और इसके बाद में है जो इसका उर्दू अनुवाद है जिसका नाम है तज़किरा-ई-ससवरा-ई हिंदी, और इसके जो लेखक है वो करीमुद्दीन है। तो इसका जो उर्दू अनुवाद है दोस्तों, तो उसमें 1004 कवि है वो बताए गए हैं, और हिंदी के जिसमें 60 या कहीं कहीं 62 कवि भी लिखा हुआ है। तो आप इन दोनों आंकड़ों को याद रखें। तो उर्दू अनुवाद में 1004 कुल कवि और हिंदी के 60 या 62 कवि। इसके बाद में नेक्स्ट है इसका जो हिंदी अनुवाद है जो कि किया था लक्ष्मी सागर भाषणे ने। तो हिंदी साहित्य का इतिहास उस अनुवाद का नाम है, और इसमें कुल 358 कवि थे, जिसमें हिंदी के 220 कवि है वो बताए गए हैं, किसके अनुसार? लक्ष्मी सागर भाषणे के द्वारा इस रचना का हिंदी अनुवाद किया गया था उसमें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपने जो इस पद्धति में जो यानी कि वर्णानुक्रम पद्धति है, तो उसमें क्या है वो किस प्रकार से होता है वो आप देख सकते हैं। यानी वर्णों का क्रम है, तो वर्णों का क्रम है तो प्रथम कवि कौन आएगा? जो ए से शुरू होगा वो आएगा, यानी प्रथम कवि है इस रचना में अंगद, और अंतिम कवि है के ऊपर आएगा, यानी जो वर्णमाला में व्यंजन है उसमें हेमंत है वो इसका अंतिम कवि है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यह है वो रचना लिखी गई है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो इससे आगे का भाग है वो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि अपने 5-7 वीडियो का रिस्पॉन्स यदि अच्छा रहा तो हम लगातार हिंदी साहित्य के इतिहास को इन नोट्स के माध्यम से अपने चैनल जेपी एग्ज़ाम रिव्यू पर पढ़ते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।